हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हमारा चैप्टर रहेगा हेलो एल्केन हेलो एरीन, और हम लोग क्या करेंगे आज के थोड़ा सा इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी जितना कर सकते हैं। तो भाई देखो, अगर हम यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट टाइप का बना दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दूँ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, हेलो एरीन, ठीक है। तो अगर तुम चाहो तो इसके नोट्स हम अपलोड भी कर देंगे, और अगर तुम चाहो तो साथ में नोट्स, ठीक है। तो अगर हेलो एल्केन और हेलो एलीन की हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे क्लासीफाई कैसे कैसे करेंगे, देखो। तो एक तो बेटा ये है कि हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखो, अगर हम इसके इस चैप्टर की अगर हम क्लासिफिकेशन की बेटा बात कर लें, तो क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ देखेंगे, एक तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर देखेंगे। नॉमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम्हें आईयूपैक बहुत अच्छे से आई थिंक आती होगी, ठीक है। नॉमेनक्लेचर के बाद अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, इस सबको एक बार पढ़ लेंगे। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, सी एक्स बॉन्ड का मतलब भैया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी तुम्हारा बॉन्ड बना हुआ है उसे, ठीक है। तो ये तो क्या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद बेटा अगर हम लोग इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लें, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होंगी, तो यहाँ पे देखो एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर भाई इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए, ठीक, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम एल्कोहल्स, फ्रॉम एल्कोहल्स। अगर हम दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लें, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग, दूसरा बताओ। पहले तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का यूज करके हम लोग हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब बताओ दूसरा बताओ कैसे बनाएंगे, देखो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट चल रहा है फिर, पता नहीं क्या है, कुछ तो अलग चल रहा है आज, थोड़ा ये मोटा ज्यादा चल रहा है ना। तीसरा देखो, तीसरा क्या बेटा, तीसरा हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, थर्ड वन इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक। ये तो तीन इसकी मेन मेन है। फिर हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की, ठीक है। एक एरो और बना लो यहाँ पे ऐसे करके, इसी कलर से बना लो एक फिजिकल प्रॉपर्टी का, ठीक है। क्या करो पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, physical। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग क्या पढ़ते हैं जनरली, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा अपने पास बॉइलिंग पॉइंट, एक आ जाएगा इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट, और थर्ड वन इज हम लोग इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी। ये इतनी चीजें हैं जो हमें इसके अंदर पढ़नी है। क्या और भी कुछ बचा है क्या बताना, क्या और भी रह गया कुछ, रिएक्शंस रह गई हैं, ठीक है। तो अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे एक और एरो बनाओ ऐसे नीचे, ठीक है, और यहाँ पे लिखो रिएक्शंस। अब दो वर्ड है यार, एक तो तुम्हारे पास हेलो एल्केन है, एक तुम्हारे पास हेलो एरीन है। हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन्स का मतलब क्या, जो एलिफेटिक कार्बन चेन होती है अगर उससे कोई हेलोजन लगा तो हेलो एल्केन्स, और जो एरोमेटिक कार्बन चेन होती है अगर उससे कोई हेलोजन लगा तो हेलो एरीन्स, ठीक है। तो दोनों में हम लोग अलग अलग टाइप के रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। बहुत शॉर्ट में करेंगे रिवीजन, ठीक है, टेंशन ना लेना। और इसके हम तुम्हें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे अलग अलग टाइप के वो करवा चुके हैं, और अभी फिर और भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि यार ये ऐसे चैप्टर जिनसे बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक, तो इनमें बिल्कुल रिस्क नहीं है। देखो, एक तो इसमें क्या अपने को पढ़ना है बेटा, एक तो अपने को SN1 एंड SN2 पढ़ना है, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसमें, दूसरा हम पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन, इलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड हम लोग इसके अंदर और क्या पढ़ते हैं, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद मैटर, पढ़ते हैं कि नहीं बताओ, रिएक्शन विद मैटर, ठीक है। तो अगर रिएक्शन की बात करें जाए हेलो एल्केन की, तो इतनी सारी हम लोग रिएक्शन इसके अंदर बेटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्या हेलो एरीन की बात बता दो तो क्या होता है, तो यहाँ पे लिखो रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन, ठीक है, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन।
ठीक है। अब अगर हम लोग हेलो हेलो एरीन्स की बात करें तो बेटा इसके अंदर कौन कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? अगेन इसके अंदर एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? सेम वही सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक क्या यार, हम लोग इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक पढ़ेंगे क्या? बताओ। एरोमेटिक जैसे बेंजीन है, बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है क्या रिएक्शन? क्यों भाई? नो सर, क्यों नहीं देता है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो फिर हमने लिखा क्यों है? बताओ। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लगा है। एग्जैक्ट, देखो बिल्कुल सही बात है। देखो यार, जो तुम्हारे हेलो एरीन्स होते हैं इनका मतलब, अगर हम सीधे सीधे बेंजीन की बात करें, एरोमेटिक रिंग की बात करें, तो यार एरोमेटिक रिंग जो होती है जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कैसे करवा लेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ऑलरेडी उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और उसी पे तुम न्यूक्लियोफाइल अटैक करवा दो तो इस पे निगेटिव चार्ज, ये खुद निगेटिव चार्ज, तो ये आपस में रिएक्ट तो करेंगे नहीं। तो क्यों फिर हमने लिख दिया? हमने इसलिए लिख दिया कि अगर हमने क्या करा, बेंजीन के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा लिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उस पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या करेगा, अटैक कर देगा। और इसके बाद कौन सी आती है इसका, इसमें भी हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन विद मैटर। रिएक्शन विद मैटर, ठीक है। तो पहले तो एक इस टाइप का फ्लो चार्ट अपने माइंड में भी रखो, और इस टाइप का एक फ्लो चार्ट अपनी कॉपी में बना के रखो, कि अगर हमें पढ़ना पड़ गया तो हम किस तरीके से फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिर से एक बार तुम्हें याद दिलाते हैं भैया, हेलो मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब एलिफेटिक कार्बन चेन। एलिफेटिक का तुम्हें मतलब पता ही है, जो ओपन कार्बन चेन होती है। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है वो तुम्हें पता ही है, जो हकल को फॉलो करे, जिनका हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का sp sp2 हो, और जिनमें अल्टरनेट में क्या हो, पाई बॉन्ड्स हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एरिन बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये अगर इतना हो गया है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मान लो चाहो तो, नहीं तो एफर्ट मतलब हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो देखो, अब आगे अगर देखें, हम अगर तुमसे पूछे फॉर एग्जांपल कि जैसे ये बना होती हमने कंपाउंड, तो ये कंपाउंड जो है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है? क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है? बताओ भाई। नो सर। बेंजाइन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है ना? नो कहा सर। भाई? नो। नहीं है। एरी है कि नहीं है? अक्षिका, एरी बताओ बेटा, बताओ। नहीं है, बच्चे कह रहे नहीं है, तो हम तुम्हें बता दें गलत। बेंजाइन जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और सोचिए कितनी कॉमन सी बात थी, और तुम्हें अभी तक ये बात नहीं पता है, हमें आश्चर्य है। देखो भाई, बेंजाइन में अगर तुम देखो तो, ठीक है, तो ऐसा कुछ डायग्राम है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे कुछ होगा, बिल्कुल होगा, एक एच होगा, नहीं सॉरी, एक सेकंड, एक दो तीन, नहीं कुछ नहीं होगा इसके पास, सॉरी, ठीक है, इसके पास एक एच होगा, एक एच यहाँ पे होगा, एक एच यहाँ पे होगा, एक एच यहाँ पे होगा। देखो बात सुनो, बेंजीन रिंग के बाहर वाला जो डबल बॉन्ड है तुम्हारा, तुम्हें क्या करना होता है, उसे काउंट नहीं करना होता है कभी भी, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इस वाले कार्बन की, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना निकल के आ जाएगा, बताओ, ट्रिपली बॉन्डेड यानी कि sp। तो क्या बताया गया था कि जितने भी कार्बन है उनका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो, और या तो sp2 हो। हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। sp3 वाला हाइब्रिडाइजेशन नहीं चलेगा। मतलब जो भी मॉलिक्यूल होगा, अगर उसमें ईच कार्बन का हाइब्रिडेशन या तो sp हो या तो sp2, तो भैया ये तुम्हारा हाइड्रोकार्बन का ये तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अल्टरनेट में इसमें पाई बॉन्ड भी है, और कार्बन का हाइब्रिडेशन sp और sp2 भी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं है वो गलत है, ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक। अब मेरी बात सुनो, फिर तुमने पढ़ा होगा कि हेलो एल्केन की अगर बात करें, ठीक है, या फिर हेलो एरिन की बात करें, तो कैसा कंपाउंड हो सकता है? अगर देखो एक हेलोजन लगा है तो मोनो हेलो कंपाउंड हो जाएगा, दो हेलोजन लगे तो डाई हेलो कंपाउंड हो जाएगा, तीन तो ट्राई हेलो कंपाउंड, चार तो टेट्रा हेलो कंपाउंड, ऐसे करके पॉली हेलो कंपाउंड का फॉर्मेशन भी होता है। बट द पॉइंट इज कि अगर जब तुम डाई हेलो कंपाउंड पढ़ोगे, तो अगर तुम्हें ऐसा कंपाउंड मिला कि एडजेसेंट में दो कार्बन है, उनसे कोई हेलोजन एटम लगा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन से दो हेलोजन लगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेम डाइहैलाइड। तो ये बात तुम्हें पता है। अच्छा चलो, पॉली डाइहैलाइड का एग्जांपल पता है किसी को? अगर हम लोग क्या करें, फॉर एग्जांपल ये तुमने सुना भी होगा, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं इसे। अगर हम इसके सारे हाइड्रोजन निकाल के यहाँ से Cl ऐड कर दें फॉर एग्जांपल, तो इसका नाम बता सकता है कोई?
इसे बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इट इज एग्जांपल ऑफ पॉलीहेलो कंपाउंड। ठीक है, तो ये पॉलीहेलो कंपाउंड का जो है वो एग्जांपल है। अब बात करते हैं कि जो तुम्हारे मोनोहेलो कंपाउंड है उनका भैया क्लासिफिकेशन कर दिया गया था फाइनली, इसका मोनोहेलो कंपाउंड का। ठीक है, अगर हम बात करें मोनोहेलो कंपाउंड, मतलब ऐसे तुम्हारे कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ एक ही हेलोजन एटम लगा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहेलो कंपाउंड। दो चीजें हैं यहाँ पे, क्या दो चीजें हैं? एक तो तुम क्या कर सकते हो, इसका क्लासिफिकेशन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 6 बॉन्ड। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, दूसरा लिख सकते हैं कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड, CX बॉन्ड। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं किसे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन को। क्या लिखने जाना है, CX बॉन्ड लिखना है ना, बॉन्ड। ठीक, तो जरा एक बार देख लो। तो सबसे पहले बेटा कौन सा आता है, सबसे पहले आता है तो एल्काइल हैलाइड। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसका है, एल्काइल हैलाइड का, एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड का मतलब R से अगर कोई भी तुम्हारे पास हेलोजन ग्रुप लगा हुआ, R मतलब कोई भी एलिफेटिक कार्बन। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर हम देखें इसमें तो तुमने पढ़ रखा होगा क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ रखा है तुमने। एक तो तुमने पढ़ रखा है प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे लिख लो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड का मतलब क्या होता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड का मतलब तुम्हारा एक ऐसा कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है, या फिर हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है या फिर एक ही कार्बन चेन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। और ये क्या है, ये तुम्हारा बेटा H और H। ठीक है, मतलब ऐसा हेलोजन एटम जो तुम्हारा कार्बन से जुड़ा, कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही अगर एल्काइल ग्रुप से जुड़ा तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी या फिर 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास कौन सा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, दूसरा आता है अपने पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मतलब हेलोजन तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा हो बेटा, 2 से। ठीक है, और एक यहाँ पे H लगा। फिर आता है लास्ट तुम्हारे पास कौन सा, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है कि तुम्हारा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर बता 3 डिग्री या फिर तुम्हारे 3 एल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली बाउंडेड है, R1 R डबल डैश इसे R ट्रिपल डैश, तो जैसे बोलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री, ये तुम्हारा 2 डिग्री और ये तुम्हारा 3 डिग्री। एक तो ये हो गया। अब भैया सीधी सी बात है, कह रहा है कि हेलोजन तुम्हारा जिस भी कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। कार्बन के पास यहाँ पे किसी को लोन पेयर दिख रहा है क्या, नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। और तुम्हें पता है अगर सिग्मा बॉन्ड तुम्हारे बेटा स्टीरिक नंबर अगर तुम्हारा आ गया 4 या फिर आ गया तुम्हारे पास 3 या फिर आ गया 2, 4 आया तो sp3, 3 आया तो sp2, 2 आया तो sp, ये तुम्हें बात पता ही है, तो इसमें एक्स्ट्रा करने का कुछ जरूरत है क्या, नहीं। तो तुम किसी भी यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, sp3 ही आएगा। इसका भी sp3 और बेटा इसका भी क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। ठीक है, पहले तो एक बार बताओ तुम लोग किस तरीके से इस टाइम पे पढ़ रहे हो, कुछ बताना चाहोगे, प्रीवियस लगा रहे हो क्या, कहाँ पे आ रही अक्षिका पढ़ना। यस सर। यस सर। हाँ देखो एक चीज सुनो, तुम्हें सही बताएं, यहाँ पे तो इस समय टाइम पास चल रहा है, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, तब तुम बहुत पहले पढ़ चुके हो, हम तो जस्ट ऐसे एक बार आ जाता तुमसे मिलने कि हाँ भाई चलो एक बार रिवीजन अपना हो जाएगा, कुछ तो नया सीख ही लेंगे, नहीं तो अभी तक हम तो क्वेश्चन करा रहे थे, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया आ जा रहा था। आज हमने सोचा चलो एक बार चैप्टर का रिवीजन देख लें कितना तुम लोग का आता है। ठीक है, अगर नहीं भी मान लो कहीं पे कोई पॉइंट एकदम दिमाग से निकल रहा है, एक होता खुद से बैठ के याद करना, एक होता सामने कोई आपको बता रहा है तो हम तुम्हें लाइन से बताते जा रहे हैं, जहाँ पे तुम्हारा भूल भी गया वो भी तुम्हें एकदम रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने फ्लो चार्ट बनाया, इसे बना लो, कितना सही है। तुम बताएं ये काम किसके लिए कर सकते हो, तुम सारे चैप्टर के लिए काम कर सकते हो, जो भी चैप्टर पढ़ो उसके लिए एक फ्लो चार्ट बना लो, तो उससे क्या रहेगा कि तुम्हारे माइंड में हिट तुरंत होगा। देखो यार हमें आता सब कुछ है, मतलब एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बात बोली थी, मतलब हमने बोली थी, तो उन्होंने ये बोला था कि क्या कहते हैं, अगर आप तुम्हारे आंखों के सामने से एक बार कोई भी चीज निकल जाती है ना तो तुम्हारे माइंड में वो रहती है, बट द पॉइंट इज कि जब तुम्हें जरूरत पड़ रही है तो तुमसे रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो।
तो उसके लिए क्या करा करो, तुम जो भी चैप्टर पढ़ो उसका तुम एक ऐसे फ्लो चार्ट बना लिया करो, समझे। तो अब बीच में चैप्टर लिख दिया, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेडिंग डालो, फिर देखो इसकी कितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, फिर देखो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ा, फिर देखो इसकी रिएक्शंस क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन आ गई, ठीक है, उनमें लिख लो सारी। तो एक ही पेज पर रखो 100, अगर तुम एक बार इसे याद करोगे तो तुम्हारे माइंड में कितनी जल्दी से सीख कर लेगा तुम्हारा माइंड कि हाँ भाई ये था। अब तो मान लो रिएक्शन पता है हेलोजन की, हाँ न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन है, तो एकदम से याद आ जाएगा, अच्छा हाँ यार वहां वाली बात हो रही, उसकी बात हो रही, ठीक है। तो इसलिए फ्लो चार्ट बना ले करो जो भी चैप्टर पढ़ो, पूरे नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है, ना ही तुम्हें पूरी तरीके से लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो इन किसी का भी तुम हाइब्रिडेशन निकालो कितना आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। और तुम लोगों ने इस बार सबसे बड़ी गलती एक की है, उन तुम सुन लो, है ना। तुम्हारी अभी जो मीटिंग हुई थी उन्होंने सब लोगों से कह भी दिया, सब बुरा भी मान गए थे, ठीक है। सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छा करा बच्चों ने, बहुत अच्छा करा। हमने तुम्हारी तारीफ बिल्कुल नहीं करी, हमने तुम्हारी उल्टा थोड़ी इंसल्ट की। हमने कहा बिल्कुल गलत बात है, हमने कहा बच्चों ने जो है प्रीवियस ईयर चैप्टर तक नहीं लगाए थे पूरी तरीके से। और ये चाहे तुम्हारी गलती रही हो या फिर तुमने ये धोखे से रहा, वो कुछ भी रहा हो, तुम्हें कुछ भी रीजन रहा हो, तुम बीमार पड़ गए हो, तुम्हें टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तुम्हें सेल्फ स्टडी का टाइम मिला, एक्स वाई जेड कुछ भी बात रही, पर सच्चाई तो यही है ना। सच्चाई तो यही है कि भैया तुमने प्रीवियस ईयर वाले चैप्टर के क्वेश्चन नहीं लगाए थे। तो इस बार सबसे बड़ा तुम्हारा फैक्टर वही है कि तुम प्रीवियस ईयर मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर खत्म कर दो। ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, कितने ईयर के प्रीवियस ईयर, कितने चैप्टर के प्रीवियस ईयर रह गए अभी? या ये बता दो कितने के तुमने कर लिए हैं? क्यों भाई, कितने चैप्टर के प्रीवियस ईयर तुम लोग निपटा लिए हैं? क्यों अक्षिका, एरी, अर्पणा, बताओ बेटा, काव्य। तो मैंने ऐसे मिक्स्ड जैसे किए हैं, हाँ बेटा क्या कह रहा हूँ? मिक्स्ड जैसे किए हैं, ऐसे कोई डायरेक्ट पता नहीं है कि तो ये तो नहीं। बहुत अच्छी बात है, अगर तुमने मिक्स की है तो एक और भी बात हम तो बताते हैं, ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि तुम क्या करो, मिक्स्ड कर लो पहले, ठीक है। मिक्स में तुम्हें सारे मिल जाएंगे, और उसके बाद तुम्हें जो लग रहा है जिन चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन, उसकी वेटेज अलग ही लेवल की है, ठीक है। फिर आ जाओ हाइड्रोकार्बन के बाद तुम्हारा कौन सा है, हाँ, एक तुम्हारा वो वाला चैप्टर कार्बोनिल वाला, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड वाला जो है अल्कोहल ईथर नहीं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वाला चैप्टर। इन दोनों की बहुत वेटेज है। उसके बाद तुम कौन सा करोगे, उसके बाद तुम करोगे कोऑर्डिनेशन कर लो। इनके तुम अलग से चैप्टर वाइज लगा डालो, मतलब वैसे तुम मिक्स क्वेश्चन लगा लो सब, ठीक है, मतलब मिक्स जो तुम्हारे पीवाई क्यू उन्हें कर लो। और देन उसके बाद तुम क्या करो, जो तुम्हारे पास अलग से चैप्टर है जो तुम्हें लगे जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है, जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोकार्बन जो हमने लिख के दी, तुम बता भी चुके पहले, उनके तुम अलग से लगा लो, समझे। उससे जो होगा तुम्हें एकदम से पकड़ हो जाएगी, एकदम से स्ट्रांग हो जाएगा तुम्हारा कि भैया देखो ये चैप्टर में घोल के पी रखा है पूरा। कभी भी क्वेश्चन नया जो आता है वो आता तो सेम कॉन्सेप्ट से ही है, सोच के देखो। अभी तुम कल वाला नीट का पेपर उठा के देख रहे हो, इतना भाई केमिस्ट्री इतनी हलवा पूछी गई है, तो क्या ही बताए। मतलब ऐसे भी नहीं है कि कोई भी कर लेगा, बट हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं नॉर्मली, जिनका मतलब ऐसा भी नहीं कि मोर देन एवरेज है, जो एवरेज बच्चे भी ना उन्होंने भी केमिस्ट्री कर ली होगी, इतना आसान पेपर था। बट वही वाली बात है, पॉइंट डिपेंड करता है पढ़ने के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए बेटा पीवाईक्यू जरूर लगा के जाना, हमने बोला ना जो कमजोरी है उसे अपनी पावर बनाओ। देखो कंपाउंड, अगर sp2 की CH बॉन्ड की बात करें तो भैया पहला कौन सा होता है, विनाइल, विनाइल हेलाइड। विनाइल हेलाइड क्या होता है बताना चाहेगा कोई? विनाइल हैलाइड का मतलब यार कि तुम्हारा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तुम्हारा sp2 होना चाहिए। ये तुम्हारा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। बट ये लीनियरली होना चाहिए, ये तुम्हारा एरोमेटिक रिंग नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनो मेरी बात, विनाइल हैलाइड क्या होंगे कि हेलोजन तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 होना चाहिए, बट द फैक्ट इज मॉलिक्यूल आपका एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? अगर मान लो जैसे ये मॉलिक्यूल है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से मान लो हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या ये विनाइल हैलाइड में काउंट करा जाएगा? बताओ, क्या तुम इसे एज आ क्या बोलना है, ये वाला विनाइल हैलाइड नो बोलोगे? सर। इसकी कंपाउंड विनाइल हैलाइड है कि नहीं है? हाँ सर। क्यों नहीं है? तो एरोमेटिक है। बहुत मारेंगे, बहुत ज्यादा पिट जाओगे, हम बता रहे हैं। एरोमेटिक होते क्या, पहले जरा एक बात ये देख लो, ये मॉलिक्यूल है और तुम कह रहे हो ये एरोमेटिक है? एरोमेटिक क्या होता है, जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें, पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करें। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है कितने, गिनना जरा। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड एक, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, दो। यहाँ पे दो पाई इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें इसे क्या करना, सॉल्व करके दो ना तुम ला दोगे, तो कहोगे कि एन की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो यहाँ पे 400+2, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मेरे भाई ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या था कि ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होना चाहिए या तो sp2 होना चाहिए, बट इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp3 है भैया। कैसे हो जाएगा, एक सेकंड रुकना यार। हेलो।
यार ये कंपाउंड तुम्हारा एरोमेटिक थोड़े ना है, क्योंकि इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 है कि नहीं है? देखो तुम्हें एक बार पहले समझा दें, एरोमेटिक नहीं आता तुम लोगों को, पता नहीं है एरोमेटिक क्या होता है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, क्यों भाई? भाई बता दो, नहीं तुम बता दो फटाफट जल्दी से, 5 मिनट का काम है। बता दूं क्या? यार आवाज नहीं आ रही क्या? हैरी क्या कह रहा, आवाज नहीं है बेटा तुम्हारी। मतलब आ रही है। मतलब हम ये कह रहे हैं तुम लोगों को एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक आते हैं ना? यस सर। तो बस ठीक है। तो अगर हम बेटा एग्जाम्पल में ये भी लिख दें ना, अगर हमने जो अभी वाला एग्जाम्पल लिखा था, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला लिख दें, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे एक्स लगा दे, तो ये कौन सा हो जाए, विनाइल हैलाइड होगा, क्योंकि एरोमेटिक थोड़े ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये लिखते हैं, मान लो ऐसे ये, और इससे हम एक्स जोड़ दें, तो क्या तुम्हारा विनाइल हैलाइड नहीं है? ये विनाइल हैलाइड है। क्यों है बताओ? क्योंकि भैया ये एरोमेटिक कंपाउंड थोड़े ना है। एरोमेटिक तो तब होगा जब ये वाले यहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड हो, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड हो, समझे? या फिर अगर हम ये लिख दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिख दें, तो ये भी किसके एग्जाम्पल में, ये सारे भैया विनाइल हैलाइड के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखना। विनाइल हैलाइड क्या होते हैं, मतलब हेलोजन तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा वो sp2 हो, और sp2 होने के साथ साथ बस वो एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, क्लोज हो चाहे लीनियर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट वो तुम्हारा कैसा नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि अगर तुमसे ये कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि यार ये वाला कंपाउंड बताओ, चलो ये वाला कंपाउंड, क्या ये तुम्हारा विनाइल हैलाइड के अंडर में आ जाएगा बताओ? नो नो। ये नहीं आएगा। क्यों? ये तो अब तुम्हारा जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है ना, तो ये तुम्हारा विनाइल हैलाइड में नहीं आएगा। अच्छा एक एग्जांपल और लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो हमने क्या करा, ये और इससे बी अलग, अब बताओ क्या ये तुम्हारा विनाइल हैलाइड है कि नहीं है? बताओ बेटा, क्या ये तुम्हारा विनाइल हैलाइड है? यस सर। ये भी तुम्हारा विनाइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और ये हक्का रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 तो तुम ला ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो। 4n+2 को तुम कुछ भी करके सॉल्व करके 4 नहीं ला सकते, क्योंकि n तुम्हारा क्या होता है, 0। मुझे अनम्यूट क्यों, किसने किसने करा? कहा सर मैं इतनी गलती से लिखो, क्या कह रहा है? किसी के भी नाम के ऊपर मेरे को ऐसा आ रहा है ना, म्यूट वाला, तो इतनी गलती से लिखो। अरे हमें तुम लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या बोल दो। चलो सर खैर, गलती से हो गया, गलती से। अच्छा ठीक है, बस इतनी बात काफी थी। चलो इतना हो गया ना, विनाइल हैलाइड। अब क्लासिफिकेशन में विनाइल हैलाइड के अलावा दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? दूसरा होता है एराइल हैलाइड। एराइल का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक ग्रुप, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है, तो एराइल हैलाइड का मतलब अगर तुम्हारा हेलोजन एटम सीधे सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, अब इससे चाहे कुछ भी जुड़ा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे मान लो CH3 लगा दें, फॉर एग्जाम्पल कि ये Cl है और यहाँ पे मान लो CH3 है, तो अभी भी क्या है, अभी भी एराइल हैलाइड ही रहेगा, क्योंकि ग्रुप तुम कुछ भी लगा दो, उससे फर्क नहीं होना। एराइल हैलाइड की डेफिनेशन ये है कि तुम्हारा जो हेलोजन एटम है वो sp2 कार्बन से तो जुड़ा हो, बट वो कार्बन कौन सा होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग का होना चाहिए। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं? अब तुमने विनाइल पढ़ लिया, तुमने एराइल पढ़ लिया, एक तुमने एलाइलिक पढ़ा होगा, एलाइलिक याद है किसी को? डबल एलाइलिक, बॉन्ड के अगले कार्बन। देखो तुम लोग कुछ बोलते हो बट पता नहीं क्या, मुझे आवाज नहीं आती तुम लोग की सही से। एलाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें, एलाइलिक हैलाइड की, ठीक है, तो एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि हेलोजन तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, हेलोजन तुम्हारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो तुम्हारा sp3 होगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होगा, वो तो तुम्हारा sp3 होगा, लेकिन sp3 वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा डायरेक्टली, वो तुम्हारा sp2 कार्बन होगा, डबल बॉन्ड CH, ठीक है। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो sp2 होगा, सॉरी sp3 होगा, बट sp3 वाला जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो तुम्हारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। ये वाला तुम्हारा sp2 होना चाहिए। हेलोजन sp3 से जुड़ा हो चलेगा, बट sp3 वाला sp2 से जुड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमसे कहें, बताओ क्या ये एग्जाम्पल, ये तुम्हारा एग्जाम्पल एलाइलिक हैलाइड है कि नहीं है?
यस सर। है सर। है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर हम लिख दें मान लो, और हम फॉर एग्जांपल मान लो, या फिर चलो इसे एक ये कर लो और एक तुम क्या कर लो, ए में और बी में कौन सा एलाइलिक है? बी। बी वाला, क्योंकि ये तो बोरॉन जो ब्रोमीन है, सॉरी, ये तो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से जुड़ा हुआ है, जबकि ये किससे जुड़ा है? ये तुम्हारा sp3 से जुड़ा है, और sp3 वाला तुम्हारा sp2 से जुड़ा है, तो ये नहीं होगा और ये तुम्हारा होगा। समझे? तो बस यही है। और उसके बाद एक और आता है बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, एक और आता है तुम्हारे पास बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होते हैं बेंजाइलिक हैलाइड? क्यों बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, याद आया? आवाज नहीं आ रही है, मैं बताओ, बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं बेटा? देखो, बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब, पहली बात तो बेंजाइल क्या होता है ये समझो। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे पास कोई कार्बन चेन है, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे तुमने कोई पूरी बेंजीन रिंग लगा दी, ये हो गया CH3। तो अब इसे तुम क्या बोलोगे? ये तो है बेंजाइलिक ग्रुप हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे देखो, साइड ग्रुप को एल्काइल बोलते हैं, ऐसे बेंजीन को बेंजीन ना बोल के बेंजाइल बोला जाता है। तो जब बेंजीन तुम्हारी एज अ साइड चेन वर्क करती है तो उसे क्या बोलते हैं? बेंजाइल बोलते हैं। सिंपल है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि बेंजीन जो है, अगर उससे कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, देखो, बेंजीन से अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उस कार्बन से कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। समझ गए? मतलब हेलोजन किसी कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन पूरी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, उसे आप क्या बोलोगे? बेंजाइलिक हैलाइड बोलोगे। अगर तुम्हारा हेलोजन, एक चीज समझो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं, कुछ भी लिख लो यार, जैसे मान लो अभी मेरे माइंड में आ नहीं रहा, ये लिख लो CH2, ये Cl है, और दूसरा देखो हम क्या कह रहे हैं, ये हो गया मान लो बेंजीन, और यहाँ पे Cl है। तो बेटा ए में और बी में बताओ, दोनों में से बेंजाइलिक कौन सा, ए या बी? ए। ए वाला बेंजाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, ये वाला बेंजाइलिक नहीं, क्योंकि ये तो तुम्हारा कौन सा है? ये तो तुम्हारा एराइलिक हो गया। एराइलिक का मतलब हेलोजन एटम सीधे सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये तुम्हारा बेंजाइलिक हो गया, मतलब तुम्हारा क्लोरीन जो है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है, वो सीधे सीधे किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली कार्बन, पूरी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, मतलब सॉरी बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह आया तुम लोगों के? अभी नहीं, क्यों हाँ सर। नहीं आया? देखो बात सुनो, ना तो अपने को ओवर कॉन्फिडेंस होना है, ओवर कॉन्फिडेंट होना है, और ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है। ठीक है, पावर तुम्हारे अंदर अच्छी खासी है, पढ़ तुमने अच्छा खासा रखा है, बस अपने, बस वही है कि जब बैठोगे तो एक बार भगवान का नाम लेना और दूसरी बार मेरा नाम लेना। ठीक है, और चुपचाप से जो है आराम से क्वेश्चन को स्मूथली एकदम माइंड को एकदम फ्रेश रख के अपना क्वेश्चन करना, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, हड़बड़ी करोगे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चुपचाप से अपना क्वेश्चन करते रहना, बस तुमने जितना पढ़ा तुम्हें सब रिकॉल आएगा। और अभी जो तुम्हारे बच रहे हैं दिन, जैसे आज तुम्हारी कितनी होगी, 18 तो आज हो ही गई है। ठीक है, तो 18 हो गई है, तो तुम्हें ज्यादा टाइम तो मिल भी नहीं रहा है। 18, देन उसका 19, 20, 21 से तुम्हारे स्टार्ट हो रहे हैं फिर से। तो मान के चल लो, हम कह रहे हैं अगर तुम्हारा 25 के आसपास भी पड़ता है, 25 से 26 के आसपास अगर मान लो तुम लोगों का पड़ता भी है, तो तुम्हें पास अभी भी है ना 4-5 दिन तो है ही। तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ चुपचाप से बस एक तो क्या करो, पूरे दिन में एक बार रिवीजन मार दो। किसका रिवीजन, किसका मारोगे? जैसे मान लो तुमने केमिस्ट्री उठाई, ठीक है, तो केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत तो है केमिस्ट्री कौन सी पढ़े, 11th वाली पढ़े, 12th वाली पढ़े, क्या करें? तो इस समय तुम्हारा रिवीजन वैसा वाला होना चाहिए कि हमने एक बार केमिस्ट्री उठाई और 11 से लेके पूरी 12 तक की पूरी खत्म कर दी एक ही बार में। इस समय वो वाला रिवीजन होना चाहिए। इस समय वो नहीं कहते लास्ट बॉल पे 6 मारने वाली बात, धोनी बनो इस समय। तुम्हें आखिरी गेंद में छक्का मारना है, तुम ऐसा रिवीजन करो कि हमने 3 घंटे दिए, सुबह उठे 3 घंटे और तीनों घंटे में, या फिर मान लो 2 घंटे दे दिए, मतलब थोड़ा टाइम तो तुम्हें खींचना ही पड़ेगा। मान लो 2 घंटे में हमने क्या करा, पूरी केमिस्ट्री जो रिवाइज कर ली, क्योंकि कुछ चैप्टर तो ऐसे होंगे जो तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होंगे, एक एक पॉइंट तुम्हें आता होगा। कुछ चैप्टर होंगे जिसमें तुम्हें दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसा करो कि 2 घंटे में 11th पूरा और 12th पूरा खत्म कर लिया, रिवाइज कर दिया। फिर क्या करा, क्वेश्चन लगाने लगे। फिर दोपहर में 2 घंटे निकाले, फिजिक्स एक बार कर दी। फिर क्या करा, फिर क्वेश्चन लगा ले फिजिक्स के। फिर क्या करा एक बार शाम को, मैथ का देखो ऐसा रिवीजन हो नहीं पाएगा, सीधी सी बात है कि तुम मैथ को चैप्टर रिवाइज कर लो, है ना। मैथ का तो तुम प्रॉपर टाइम निकालते ही रहो। मैथ का तुम लोगों का कैसा हुआ था पेपर, ये तो बताओ। मैथ के क्वेश्चन कर पाए थे कि नहीं? क्यों, मैथ के कितने क्वेश्चन कर दिए तुम लोगों ने?
अरे आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, कहाँ पे तुम बताओ? 5। सर 10 के आसपास। 10 5। अक्षिका, अर्पणा, तुम लोग बताओ। मानसी, वैशाली, सायना, कितने कितने करे तुम लोगों ने? 8 या 9। मैथ के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाओ यार, क्योंकि अगर तुम देखो, अगर तुम 18 से 19 करके आते हो लाइक केमिस्ट्री में, लाइक तुम इतनी मान लो 20 के आसपास फिजिक्स मान लो, ये केमिस्ट्री मान लो, या ये भी 20 मान लो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर तुम मैथ में भी यहाँ तक खींच के ले जाओ, ठीक है, वैसे करने तो ज्यादा चाहिए पर ठीक है, 20 तक भी करोगे तब भी एक अच्छा वो माना जाएगा, ठीक है। थोड़ा चिल हो जाओ यार, तुम लोग बड़ी टेंशन में रहते हो, तुम्हें टेंशन में देख देख के अब तो साला हमें भी टेंशन होने लग गई। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन के बाद आता है बेटा नॉमेनक्लेचर, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर तो हम पढ़ने से, ठीक है, ये तुम लोग अपने आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आई पैक है यार, ये तो कितनी बार पढ़ी चुके होगे ऑब्वियसली बात है। अगर कुछ समझ में ना तो पूछ लेना। नॉमेनक्लेचर के बाद क्या करेंगे बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाओ, ठीक है। नॉमेनक्लेचर तुम करा ही चुके हो, या पहले फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो, ठीक। अब पहले तुम लोग मुझे एक बार बताओ, तुम में से किसका बर्थडे होता है जुलाई में? जुलाई अगस्त नियरली किसी का है? किसी का पेपर आ गया ना मन पाया हो? क्यों किसी का नहीं होता? वैशाली का होता है, बट वैशाली मुझे आपकी आवाज ही नहीं है। अर्पणा का अगस्त में है। नो सर। वैशाली कब है तुम्हारा? सर नवंबर में। चलो भैया क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बस यही कहेंगे चिल रहो, ठीक है, माइंड पे ज्यादा प्रेशर ना लो। तुम्हें एक स्टोरी सुनाते हैं बढ़िया सी। हमारा अभी तुम्हें बताएं, मेरा क्या था ना, कैसे होगा बेटा, तुम लोगों के कोऑर्डिनेटर नितिन सर है ना? क्यों बेटा? आलम सर होंगे, आई डोंट नो। आलम। तुम्हें एक बात बताते हैं, अभी मेरा ना 16 को बर्थडे था, 16 ऑफ जुलाई को। तो क्या कहते हैं, तो हम लोग जो 10th में थे, 10th क्लास में, तो हमारे में क्या था कि हम लोग जो है, जितने भी 10th क्लास मेरे बहुत दोस्त थे, मतलब लाइक ऐसे होंगे, हम लोग 18-19 लोगों का बैच था। तो हम लोग का ये था कि हमारे यहाँ जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे एक जगह थी शहीद पार्क करके, बहुत अच्छा सा पार्क था। बट वो वैसा पार्क नहीं था लाइक कि आप बैट बॉल वगैरह खेल लो, ऐसा पार्क नहीं था। मतलब ये था फाउंटेन वगैरह लगे हो, तो वैसे पार्क नहीं होता जहाँ पे अंकल आंटी टहल रहे हैं, कुत्ते लोग टहला रहे हैं ना, बूढ़े लोग ऐसे अपना वॉकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जॉगिंग वॉगिंग करते हैं, इस टाइप का कुत्ते टहल रहे हैं, ये सब है, मतलब ऐसा पार्ट था। तो हम लोगों का क्या होता था कि जब 16 को मेरा बर्थडे, तो 16 को पार्टी तो ऑब्वियस बात हम ही देंगे। तो ये मेरी पार्टी हो गई, और फिर हम जब वहां पे पार्टी देंगे जाके, तो पहले खाएंगे पियेंगे, फिर उसका खेलते थे, मतलब ये था हम लोग का फिक्स था कि भैया बर्थडे किसी का है तो यही होना है। तो उसमें जाते थे, फिर भैया पार्क में खूब खेलते उधम काटते थे। मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे पे क्या हुआ कि वही प्लान था, सब लोग पहुंचे वहां, जमा हुए 18-19 लड़के, और सब लड़के लड़के जाड़िया सब एक से एक, ठीक है। हम लोग वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद हमने क्या करा, हमने खेलना चालू, मतलब खाना पीना चालू करा, हमने खा पी लिए सब। खाने पीने के बाद क्या हुआ कि फिर यार जब हम लोगों ने खा पी लिया, उसके बाद एक फुटबॉल लेके आया था लड़का, तो हम लोग का फुटबॉल खेलते हैं चलो, ठीक है। जबकि वहां पे फुटबॉल खेलना अलाउ नहीं था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे फाउंटेन वगैरह, बल्ब वगैरह, लाइट वगैरह बहुत अच्छे से लगी हुई थी, उस टाइप का पार्क था वो। बट हम लोगों को था कि भैया खेलना तो है ही, तो हम लोग का चलो खेलते हैं। तो ऐसे एक ट्रैक बना हुआ, जैसे बीच में घास पड़ी हुई है, ऐसे यहाँ पे पूरा ग्राउंड है ऐसा करके बड़ा सा, और यहाँ पे इसके चारों तरफ ऐसे ट्रैक है, इधर भी ट्रैक था, मतलब आगे भी इधर भी बहुत सारी चीजें बनी, और हम लोग इस वाले ग्राउंड में थे, काफी बड़ा था, तो हम यहाँ पे खेल लेते। तो क्या हुआ कि जैसे कि एक लड़का था आयुष, आयुष, हम तो पहले एक बात बता दें, मेरी राय मान लेना, जिंदगी में एक आयुष नाम के लड़के से और एक ऋषभ नाम के लड़के से, इनसे बच के रहिए, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो एक लड़का था आयुष, तो हम लोग अच्छा खासा गेम चल रहा था, और इस ट्रैक पे एक दीदी जो थी, वो ऐसे वॉक करती हुई, ऐसे जॉगिंग करती हुई जा रही थी, दौड़ते हुए, प्रॉपर जिम वाली ड्रेस में, जैसे लोग जॉगिंग करते हैं वैसे। और उनके पीछे एक बूढ़ी दादी जो है वो चल रही थी ऐसे करके, बूढ़ी दादी, और उनके पीछे उनका कुत्ता था, ठीक है, वो कुत्ते को टहलाने आई थी। तो इसने, आयुष ने क्या करा, इसने किक मारी भाई साहब, बहुत तेज फुटबॉल पे, और वो फुटबॉल जो है ऐसे करके भैया जाने लगी। तो दीदी को दिख गया कि फुटबॉल उनकी तरफ आ रही है, तो दीदी ने क्या करा, अब दीदी को पीछे नहीं पता था कौन है, तो दीदी जो है एकदम से पीछे के लिए हटी, ठीक है, बट दीदी बच नहीं पाए,
दीदी के मुंह पे जाके ऐसे फुटबॉल चट से जाके लगी, और जब फोर्स लगा तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, न्यूटन का लॉ। न्यूटन का लॉ पता ही, एक्शन रिएक्शन है ना। पहले तो एक्शन एक्शन छोड़ ही दो, जब इन पे मुंह पे ऐसे लगा तो ये कम से कम पीछे जो 10 न्यूटन के फोर्स से जाके गिरी। और ये गिरी किसके ऊपर, ये गिरी दादी के ऊपर। दादी किसके ऊपर बोली, कुत्ते के ऊपर। तो एक साथ हम लोगों ने 3 लाशें बिछा दी उतनी देर में, 3 डेड बॉडी वहां पड़ी, मतलब मरे नहीं ऐसे ही। ठीक है, मतलब दीदी गिरी, दीदी के ऊपर दादी, दादी के ऊपर दीदी गिरी, और दीदी थोड़ी हेल्दी भी थी यहाँ, दादी पिचक गई यहाँ पे, और दादी के ऊपर जो है कुत्ता पिचक गया। और यहाँ पे जितने भी लड़के थे भाई साहब, हम लोग जो है खूब तेजी में भागे, जितनी तेज भाग सकते हैं हम लोग भागे। और वो गार्ड जो था वो देखने लगे कि लड़के भाग क्यों रहे, हम लोग का निकल लो, टिकट लेनी पड़ती थी प्रॉपर वहां जाने के लिए, हम लोग भाग लिए वहां से बहुत तेजी में। एक हमारा दोस्त था जिसका नाम था वासुदेव, वो उस दिन बाकी सब बच्चे शूज पहन के, तो वो आया था सैंडल पहन के। उसकी यार सैंडल यहाँ कहीं उतरी हुई थी, तो उसने सोचा कि ऐसा करते हैं कि सैंडल तो पहन ही ले। तो वो सब लोग इधर के लिए गेट की तरफ भागे, गेट ऐसे था, ऐसे करके गेट यहाँ पे कहीं पे, सब गेट की तरफ भागने लगे। वो जो है वापस से जाने लग गया सैंडल लेने। तब तक गार्ड आ गया। गार्ड ने उनसे पूछा, ये लोग यहाँ फैले पड़े थे, ये लोग बोलने लगे कि ये ऐसा करा इन लोगों ने, वैसा लड़के सब भाग गए जब वो फलाना का। तो उन्होंने कहा कि ये भी उन्हीं के साथ था लड़का, ये जो ये सैंडल उठा रहा है। गार्ड भाई आए, गार्ड ने इसे जो धोया है उस दिन, मतलब मजा ही आ गया। ठीक है, तो ऐसे मत करना कभी, ठीक बता रहे हैं जस्ट। चलो, अब तुम लोग हेडिंग डालो, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ठीक है। सी एक्स बॉन्ड का क्या करेंगे हम लोग, नेचर लिखेंगे। नेचर का मतलब क्या होता है पता ही है, ठीक है। तो भैया देखो सीधी सी बात है, अगर तुमसे बोले कि सी और एक्स के बीच का बॉन्ड कैसा है, तो तुम्हें भी पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो हाईली पोलर है। क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड है। मतलब ये बॉन्ड कैसा है, ये तुम्हारा पोलर बॉन्ड है, ठीक है। अब इस पोलर बॉन्ड की वजह से ही तुम्हारे जो हेलो एल्केन है वो इतनी सारी रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। अगर हम साइज ऑफ हेलोजन की बात करें, तो अगर हम बात करें किसकी, साइज ऑफ हेलोजन की, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा आयोडीन सबसे बड़ा, देन ब्रोमीन सबसे बड़ा, देन क्लोरीन सबसे बड़ा, देन फ्लोरीन, ठीक है। हम तुम्हें पहले भी बता चुके, एक बार हम फिर से तुम्हें रिकॉल करा दें कि बेटा अगर हेलोजिनेशन की बात करी जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सिर्फ तुम्हारा क्लोरीन और ब्रोमीन ही है जो तुम्हारा एक्चुअल में हेलोजिनेशन करता है। जबरदस्ती तो हम इससे भी करवा देते हैं, जबरदस्ती तो हम इससे भी करवा देते हैं, ठीक है। हम चाहे तो फ्लोरिनेशन भी करा सकते हैं, हम चाहे तो आयोडीनेशन भी करा सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि फ्लोरिनेशन यार इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही क्या कहते हैं वायलेंट होती है नेचर में, और क्या होता है ये अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब इसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है, कहते मतलब कंट्रोल से बाहर रिएक्शन है, इसलिए हम लोग फ्लोरिनेशन जनरली कराते नहीं है। अच्छा, आयोडीनेशन जो है वो तो सही है, पर उसमें होता है क्या, एक तुम्हारा जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये फालतू बनता रहता है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट एज अ बेस प्रोडक्ट ये तुम्हारा निकलता ही रहता है, और ये क्या करता है एक्चुअल में जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है उसकी जो ईल्ड है उसे क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। तो ये इसलिए बाधा है। अच्छा, अब बात करें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की, तो बेटा तुम्हें पहले बता चुके, फिर से याद दिला दे, हमने हाइड्रोकार्बन की बात बहुत अच्छी से बताई थी कि भैया जो क्लोरीनेशन तुम्हारा है ये तुम्हारा नॉन सेलेक्टिव, तुम्हारा कैसा है, नॉन सेलेक्टिव। और जो तुम्हारा ब्रोमिनेशन होता है ये तुम्हारा सेलेक्टिव होता है, सेलेक्टिव होता है। ये सेलेक्टिव रिएक्शन शो करता है और ये तुम्हारी नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन शो करता है। तो मुझे बता दो जरा, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, बता सकता है कोई, याद है किसी को, क्यों भाई। ब्रोमीन पर ऑक्साइड प्रेजेंस में एंटीमर बॉन्ड को फॉलो करता है। नहीं, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव हमने तुम्हें क्या बताया था, याद आ रहा है। देखो हमने तुम्हें एक रिएक्शन से समझाया था, आई थिंक, पता नहीं तुम लोग शायद वही बोल रहे हो, मुझे आवाज नहीं आ रही, पता नहीं तुम लोग शायद मेरे लैपटॉप में कुछ इशू है, जाने क्या, मतलब आ तो रही बट प्रॉपर नहीं आ रही। देखो सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब यार ये है कि जैसे अगर हमने बेंजीन ली, हम कह रहे हैं इसका ब्रोमिनेशन करा दो, ठीक है, हम कह रहे हैं इसका ब्रोमिनेशन करा दो, तो तुम ब्रोमिनेशन कराओगे तो तुम्हें क्या होगा, जो प्रोडक्ट मेजर है सिर्फ वही मिलेगा। मान लो अगर पैरा वाला मेजर है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, सिर्फ तुम्हें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड
तो अगर तुमने ब्रोमिनेशन कराया तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि पैरा वाले क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, मेजर प्रोडक्ट माने जाते हैं, तो पैरा वाला बनेगा सिर्फ, ठीक है। लेकिन अगर तुमने इसका क्लोरीनेशन कराया था, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी रिएक्शन Cl2 से कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे Br2, तो अगर तुम इसका क्लोरीनेशन कराते तो क्या होता, तुम्हें यार एक तो पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनता, ठीक है, और तुम्हारा ऑर्थो वाला भी बनता, क्यों हमें पता है ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव होते हैं भैया, ठीक है। तो तुम्हें पैरा वाला भी मिलता और तुम्हें ऑर्थो वाला, सॉरी ये क्या बना दिया, मतलब तुम्हें ये वाला भी मिलता, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये मतलब है किसका, सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन देने का, ठीक है। तो ध्यान रखना जनरली दो ही टाइप की रिएक्शन इसमें पूछी जाते हैं, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है। इसमें ब्रोमिनेशन जो तुम्हारा होता है वो सेलेक्टिव रिएक्शन शो करता है, और जो तुम्हारा क्लोरीनेशन होता है वो तुम्हारा नॉन सेलेक्टिव रिएक्शन देता है। एक बात और हम बता पहले भी चुके हैं, एक बार लेकिन फिर से बता देते हैं, एक चीज तुम्हें और बेटा ध्यान रखनी है, अगर कभी भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते भैया CH4 है, कहते इसकी रिएक्शन तुम Cl2 से करा दो, ठीक है, तो तुम्हें कुछ कुछ बेटा ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्या, एक तो अगर कहीं पे भी सनलाइट दिया हुआ है तो ध्यान रखना हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है सनलाइट में एक्सेस में हो जाती है। एक्सेस का मतलब जानते हो क्या होगा, मतलब ये कि एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से, माइनस का HCl निकलना चाहिए था और CH3Cl का फॉर्मेशन होना चाहिए था, ये बनना चाहिए था प्रोडक्ट, बट ये नहीं बनता, क्यों, क्योंकि जब तुम सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो तो हेलोजिनेशन एक ऐसी रिएक्शन है जो सनलाइट में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे Cl2 जो है वो फिर से रिएक्शन करता है, एक H यहाँ से फिर से निकल जाएगा HCl के साथ, तो माइनस का क्या निकला HCl, और यहाँ पे एक Cl पहले से था, एक Cl और ऐड हो जाएगा, तो यानी क्या बचेगा, ये तो हमारे पास CH2Cl2 बचेगा। देन उसके बाद फिर क्या करो, फिर से तुम Cl2 सिलेक्शन कराते हो, फिर यहाँ से एक HCl निकल जाएगा, ये तुम्हें याद होगा हमने बताया था, तो तुम्हारे पास क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, CH-Cl3 पिक्चर में दिखाते हैं, मुंह पर रुमाल रख के बेहोश कर देते हैं, वो यही होता है। फिर इसकी रिएक्शन अगर तुमने Cl2 से करा दी तो क्या होगा, एक H और एक Cl फिर से निकल के CCl4 पे जाके रिएक्शन रुकेगी, अब आगे ये रिएक्शन नहीं होगी, उसका रीजन है हाइड्रोजन ही नहीं, ठीक है। तो देख रहा हो हमें प्रोडक्ट चाहिए क्या था, हमें प्रोडक्ट चाहिए था ये वाला, बट हमें मिला क्या, हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड ये वाला मिल गया, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है हेलोजिनेशन में, तो तुम्हें बेटा हेलोजिनेशन में थोड़ी बातें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है CH4 और Cl2, ठीक है, और मान लो CH4 जो है इसी के नीचे लिख दे एक्सेस, इसके नीचे लिख दे एक्सेस, तो क्या होगा, तो भैया तुम्हारा यही वाला प्रोडक्ट मिलेगा CH3Cl, क्योंकि तुम्हारा जो एल्केन है मेथेन जो है वो तुम्हारा एक्सेस फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अगर हम क्या करें CH4 लिख दे और हम लिख दे Cl2, ठीक है, Cl2, तो अगर तुमने Cl2 के नीचे एक्सेस लिख दिया एक्सेस, तो क्या होगा बताना, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CCl4। तो तब भी उसके बाद भी CCl4 ही बन जाएगा, एक्सेस का मतलब ये सेम प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने कहीं पे लिख दिया CH4 प्लस हमने Cl2 और हम लिख दिया डार्क, बताओ क्या रिएक्शन होगी, नो सर। रिएक्शन ही नहीं होगी, क्यों भाई, भाई यार एक तो किसी समय सब पर जाता, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बताओ भाई, सब लोग बताओ। यस सर। देखो रिएक्शन तो हो जाएगी और तुम्हारा ये CH3Cl बन भी जाएगा, लेकिन इसकी ईल्ड जो है बहुत ही कम परसेंटेज में बनेगी, मतलब ऐसा नहीं प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट तो तुम्हारा बन जाएगा, लेकिन वो इतने अमाउंट में बनेगा जिसका तुम्हें कोई काम नहीं है, मतलब उसकी ईल्ड जो है बहुत ही, जैसे नहीं परसेंटेज मास निकालते जो बहुत ही कम आएगा, तो वो तुम्हारे किसी काम नहीं होगा। तो ध्यान रखना ये सब चीजें बेटा तुम्हें ध्यान में रखनी है कि कब कौन सी रिएक्शन किस तरीके से करानी है। हमने तुम लोगों से कहा था रिएजेंट याद कर लो, क्या तुम लोगों ने रिएजेंट याद कर लिया अभी तक, बताओ, एक तो तुम लोग बोलते नहीं हो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं फिर आगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ, तो तुम लोग तो होशियार हो है ना, बता ही दोगे बॉन्ड लेंथ की, तो बताओ अगर हम बात करें CI CBr, हेलो,
देखो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो CI की बात करें, ठीक है, ऐसे CBr की बात करें, CCl की बात करें और CF की बात करें तो ये सिंपल है, सबको पता है ना, चलो, हम ही लगा दे रहे हैं। चलो लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि तुम बताओ बॉन्ड एंथैल्पी की, बॉन्ड एंथैल्पी बिटवीन CI, ठीक है, CI, CBr, CCl और CF, बताओ भाई बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताओ बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, क्यों, CF की सबसे ज्यादा, किसकी ज्यादा, CF, कह रहे हो CCl की सबसे ज्यादा होगी, CF, CF की सबसे ज्यादा होगी, अच्छा, अगर तुम कह रहे हो CF की जो है वो सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, CCl की होगी, फिर होगी CBr की और फिर होगी तुम्हारे पास CI की, यही तो बता रहे हो, यस सर। ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर तुमने इतनी बात सही बताई है तो तुम एक चीज और सही बता दो तो हम मान जाएंगे कि हाँ भाई तुमने चैप्टर पढ़ा है, कायदे से पढ़ा तो है, ऑब्वियस सी बात है। अब ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट और बता दो, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, इनमें तुम डाइपोल मोमेंट का अगर ऑर्डर मुझे क्लियर बता दो एकदम से, हम लिख दें CH3F, फिर लिख दें CH3Cl, फिर अगर हम लिख दें CH3Br और अगर हम लिख दें CH3I, तो डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या है बताओ, CH3Cl, क्या करें बेटा, CH3Cl, CH3Cl का सबसे ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट, यस सर। क्यों होगा बेटा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस पर भी डिपेंड करती है। बेटा एक बार फिर से बोलना क्या क्यों होगा, रीजन बताना जरा, रीजन क्या बता रहे हो, डाइपोल मोमेंट डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही। देखो भाई अगर तुम किसी के दिमाग में ये आ रहा हो ना कि इस तरीके से का डाइपोल मोमेंट होता है, गलत है, बिल्कुल ऑर्डर गलत है और तुम में से बहुत सारे बच्चों को शायद ना भी पता हो, ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट का मतलब है कि दो अलग अलग चार्ज का जनरेट होना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने CH3 लिखा, ठीक है, और इससे क्या होगा, इसे अगर ओपन करके लिखें, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन, तो भैया फ्लोरीन बहुत छोटा आइटम है, इसके बीच की गैप जो है कार्बन और फ्लोरीन के बहुत ही कम है। वेयर एज अगर तुमने यहाँ पे लिखा C और Cl, ठीक है, और यहाँ पे तुमने लिखा H, यहाँ पे लिखा H, यहाँ पे लिखा H, तो भैया बात यह है कि यहाँ पे जो Cl है वो थोड़ा बॉन्ड बड़ा है, उसका डिस्टेंस जो है कार्बन से उसकी दूर होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, बट फिर भी इनके बीच का डाइपोल मोमेंट जो है उतना ज्यादा नहीं होगा जितना इनके बीच का डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू होगा। बिल्कुल सही बताया यार, बिल्कुल, ठीक है, यानी कि क्या होगा इसका करेक्ट ऑर्डर, CH3Cl का सबसे ज्यादा, फिर CH3F का ही आएगा, क्यों, क्योंकि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मेजर फैक्टर है ना, तो इसका मतलब CH3F आ जाएगा, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, CH3Br आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगा तुम्हारे पास CH3I। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर होगा किसका, डाइपोल मोमेंट, ठीक, करो इतना जल्दी से। ठीक है, जिन बच्चों को अगर नहीं पता तो बहुत अच्छी बात, सबको अगर मालूम था तो बात ही खत्म। अब आप क्या हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम तुम्हें एक फ्लो चार्ट से ही पूरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बता देते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, अगर वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, एल्कोहल की, सॉरी हम लोग क्या, हेलो एल्केन हेलो एरीन की, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखो, तो अगर आपने एल्कोहल उठा लिया, पहली हेडिंग डाल दो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, क्योंकि पहली हेडिंग यही थी कि हम लोग एल्कोहल से क्या करते थे, हेलो एल्केन हेलो एरीन का फॉर्मेशन देख लो, अरे भाई हट जा, देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखो कहाँ गई, ये देखो क्या कह रहा है, पहले फ्रॉम एल्कोहल से बनाएंगे, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, फिर हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा देंगे, तो पहली हेडिंग आ गई कौन सी, फ्रॉम एल्कोहल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बीच में लिख देंगे एल्कोहल बड़ा बड़ा, या फिर हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे ROH, ठीक है, ये क्या है अपने पास बेटा, यही अपने पास एल्कोहल है ना, दिस इज अवर एल्कोहल। अगर तुमने यार एल्कोहल की रिएक्शन बेटा HI से करा दी, फॉर एग्जांपल HI से,
तो तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास RI बन जाएगा और तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। कैसे, यहाँ से OH और ये H और ये दोनों OH, ये क्या करेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, I क्या होगा, रिप्लेस करके यहाँ पे HI का फॉर्मेशन हो जाएगा। पहली तो रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन बेटा कौन सी है, अगर तुमने इस वाले मॉलिक्यूल की रिएक्शन अल्कोहल की करा दी किससे, HBr से, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बनेगा, यहाँ पास RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि R के साथ क्या होगा, Br, और फिर से क्या निकल जाएगा, तुम्हारे पास H2O का मॉलिक्यूल बेटा फिर से निकल जाएगा। होगा कि नहीं होगा। एक और तुमने पढ़ी होगी, अगर हमें क्लोरीनेशन कराना तब भी हम सेम रिएक्शन करा सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम HCl ले लें और इसकी रिएक्शन करा दें किससे, ZnCl2 से, तो क्या होगा अपने पास RCl और प्लस अपने पास H2O जो है वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक, बिल्कुल सेम है। ऐसे ही तुमने बेटा थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन सुन रखी होगी, SOCl2 की, सुनिए कि नहीं। अगर तुमने इसकी रिएक्शन SOCl2 से कराया तो क्या बनेगा, एक तो तुम्हारा Cl जो जाके R से लगेगा तो हमारे पास तो एक RCl बनेगा, दूसरा तुम्हारे पास क्या निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और तीसरा तुम्हारे पास HCl निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, ध्यान रखना। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर तुमने एक और रिएक्शन पढ़ रखी होगी कि अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें बेटा किससे, रेड फॉस्फोरस से, अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें किससे, रेड फॉस्फोरस से, और हम इसे I2 दे दें, ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, बताओ, RI का फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, बताओ। ऐसे ही अगर हम क्या करें, जगह में इधर देख लो, अगर हम इसकी रिएक्शन बेटा NaBr प्लस का H2SO4 से करा दें, बताओ क्या बनेगा, इन दोनों के मिक्सचर से क्या निकलता है, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 के मिक्सचर से हम लोग क्या निकालते हैं, बताओ भाई। बताओ बेटा, अगर हम NaBr HBr निकालते हैं, बिल्कुल सही, यहां से हमें क्या मिलता है, HBr। अब तो रिएक्शन सिंपल है, क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, H2O निकल जाएगा, OH और H, ये देखो ये वाला H और ये वाला OH यहाँ से निकल जाएगा, और RBr का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल। मतलब यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखना है कि हमारा RBr बन गया। ऐसे तुमने एक रिएक्शन बेटा पढ़ रखी हो किससे, PCl3 से, पढ़िए कि नहीं पढ़िए। PCl3 से जब रिएक्शन कराते हो तो हमारे पास एक तो हमारे पास क्या बन जाता है, RCl बन जाता है, और प्लस हमारे पास क्या बन जाता है, H3PO3 बनता है, H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। और एक और तुमने रिएक्शन पढ़ रखी होगी PBr3 से, PBr3 से क्या बनता है, बता सकता है कोई, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन PBr3 से करा दें क्या बनेगा, RBr और RBr तो बनेगा, बिल्कुल सही है, प्लस H2PO3 H3PO3, वेल डन। ठीक है, ऐसे थोड़ा इन्वॉल्व हुआ करो, ठीक है। जब तुम इन्वॉल्व होगे ना केमिस्ट्री में तो हमें पढ़ाने में अच्छा लगेगा, बोलोगे नहीं तो ऐसा लग रहा खुद ही रट रट के आए, खुद ही लिखे पढ़े, ठीक है, ऐसे मजा नहीं आता। ठीक है, लिख लो इतनी रिएक्शंस। अल्कोहल से और किसी के दिमाग में कोई रिएक्शन आ रही है क्या, बताओ भाई, और कोई रिएक्शन आ रही है क्या किसी के दिमाग में। देखो जैसे तुमने रेड फॉस्फोरस प्लस I2 लिया है यार, ऐसे तुम एक और रिएक्शन करा सकते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम रेड फॉस्फोरस ले सकते हो और उसकी तुम Br2 से भी तो रिएक्शन करा सकते हो, तुम्हारे पास RBr का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। कैटलिस्ट की तरह रेड फॉस्फोरस वर्क करता है। तो ये अपने पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया किससे, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जल्दी करो, जल्दी क्या करो, नोट तो कर ही नहीं रहो, है ना। चलो, कर रहे हो क्या नोट, Yes, sir. पढ़ लो, Sir, हो गया। ठीक है। तुम लोगों ने पता नहीं नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए, बट हमारा यार सही बताए, अगर मौका कभी मिला, अगर हमारी कभी 1-on-1 मीटिंग ऐसे हुई लाइक, हम तो अपने नोट्स दिखाएंगे। पढ़ाई का पहला फंडा ही यही है कि आप एक बार चैप्टर को डिटेल से पढ़ लो, एक बार मतलब जब तुम्हारा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है, देन उसके बाद क्या करो, एक बार प्रॉपर नोट्स बना लो, जैसे प्रॉपर नोट्स बनवाए जाते हैं वो पूरे उठा लो। फिर तुम क्या करो, उस चैप्टर के अपने आप से शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, एक ही पेज पे छोटा छोटा करके। जैसे अब ये है फ्रॉम एल्कोहल, अब ऐसे कितनी रिएक्शन पहले हेडिंग पढ़ती थी, एल्किल ब्रोमाइड बनाओ, एल्किल आयोडाइड बनाओ, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद PCl5, H3Br, इसके साथ, और कितने पेज भर रखे, एक ही में पूरा फ्लो चार्ट बनाओ और इसे बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सको उतनी बार पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछा गया था कि तुम्हारे पास जो हेक्सेन है उस पे यार ऐसे OH लगा हुआ था, और बस सीधे सीधे क्या कह रहा था, OH, और यहाँ पे क्या कह रहा था,
अब इतने आसान क्वेश्चन हालांकि आते नहीं तो सही बता दें, आया हुआ है करा दे रहे हैं, बाकी तो नहीं। कुछ नहीं कह रहा था, कह रहा था बस यहाँ पे SOCl2 दिया था, कह रहा था A क्या कहता, और ये हमारे जेई में आया हुआ ऑल इंडिया 2014 में है। ठीक है, बताओ। बताओ बेटा। फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है तुम्हारे पास, ए है ये वाला फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है यार, अब एक एक चीज और देख लो, जैसे वैसे तो सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, बट चलो अच्छा हेडिंग डाल ही देते। अच्छा, सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो हमें देखना है कि हम हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब मेरी एक पहले बात सुनो, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है CH4, अभी हम तुम्हें इसके बारे में बता चुके हैं ऑल दो। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर हम करा दे Cl2 से, ठीक है, और कह रहा है 1 इक्विवेलेंट, खूब ध्यान सुन लेना, और नीचे तुम्हें HNU दे रखा है। ठीक है, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। CH3Cl। CH3Cl बनेगा, लेकिन HMU दिया हुआ बेटा, देख लियो भैया, देखो तुम्हें Cl2 तो दिया है, क्लोरीनेशन करा है नीचे, लेकिन HNU दिया है, और पीछे जरा पढ़ने पलटो अभी, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी देखते हैं, देखो यार एक चीज समझो, कहाँ गया ये देखो, हमने कहा था अगर तुमने CH4 की रिएक्शन Cl2 से करा इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, ठीक है यार, हेलो, नहीं पापा क्लास चल रही है। नहीं नहीं, क्लास की बात करते हैं, ठीक है। मेरी मम्मा का फोन, तुम लोगों का मम्मी फोन आता है कोचिंग के टाइम, नहीं तुम तो घर पे रहते हो यार, भूल ही गए। हाँ भाई, हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे कि कुछ तो कह रहे थे, हाँ अगर CH4 की रिएक्शन तुमने Cl2 से करा इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो तुम्हारा क्या बनता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जिस बच्चे ने CH3Cl बताया था बेटा, उसका आंसर कैसा हो गया, तो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, CH3Cl ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यार उसका रीजन है, भैया तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि तुमने HNU ले लिया, लेकिन यार Cl2 एक ही इक्विवेलेंट तो है। एक्सेस तो तब होगी जब तुमने कोई मोल को नहीं बताया, जब तुमने ऑलरेडी मोल मेंशन कर दिया कि एक ही इक्विवेलेंट ले रहे हैं, तो चाहे तुम HNU लो और चाहे तुम म्यू लो, कुछ भी लो, को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जिस बच्चे ने CH3Cl प्लस HCl वाला आंसर बताया था, उसका आंसर कतई सही है, समझे, ध्यान रखना। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं बनेगा यार, यही तो बात है, तुम्हारे बेसिक्स हिले हुए हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड बिल्कुल तुम्हारी सही बात है, हमने तो बता भी दिया था कि अगर तुमने CH4 की रिएक्शन Cl2 से करा इन द प्रेजेंस ऑफ HNU, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनने, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि भैया Cl2 कितना लिया, एक इक्विवेलेंट लिया है, तो अगर एक इक्विवेलेंट लिया बेटा, तो तुम्हारा CH3Cl पे ही रिएक्शन रुक जाए, क्योंकि तुम्हारे पास Cl ही नहीं है। लाइट डालने से क्या हो जाएगा, जब तुम्हारे पास Cl ही नहीं है तो कैसे कराओगे रिएक्शन, बताओ। तो मेन दिक्कत ये कि हमारा क्लोरीन ही नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये है चक्कर। चलो, अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे लिख दिया जाए कि CH3CH2, और इसकी रिएक्शन CH2 नहीं CH3, सही से कर लो। ठीक है, हम कहीं पे लिख दें कि CH3, फिर लिख दें बेटा CH3, और यहाँ पे क्या कर दें, हम यहाँ पे लिख दें Cl2, और यहाँ पे देखो हम क्या लिख रहे हैं ब्रैकेट में, इन सब चीजों का मतलब होता है, इसका तो ये नहीं अरे 1 इक्विवेलेंट लिया, इसका कोई मतलब नहीं है, रूल वही लगे, ऐसा कुछ नहीं है, रूल बदल जाएगा बेटा। ठीक है, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। दूसरा देखो हम क्या कह रहे हैं, हम दूसरा कह रहे हैं कि CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर आपने बेटा Cl2 से कराई यूवी लाइट की प्रेजेंस में, अब यूवी लाइट तुम समझो क्या होता है, हमें नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और दूसरा तुमने क्या करा, दूसरा इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दी HNU की, बताओ।
बताओ बेटा, अगर हम Cl2 से यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं और Cl2 से HNO की फॉर्म में रिएक्शन कराएं तो क्या फर्क पड़ेगा मॉलिक्यूल के अंदर? और तुम लोग तो चैप्टर पढ़ चुके हो, तुम पेपर भी दे आए हो, तुम क्वेश्चन लगा भी रहे हो, बताओ। मैं थोड़ा प्रिपरेशन में देखो निकल आया ये एक पॉइंट। बताओ भाई काव्य, अगर हम यूवी लाइट की प्रेजेंस में कराएं और हम HNO की प्रेजेंस में कराएं तो क्या डिफरेंस आएगा? क्या सेम प्रोडक्ट बनेगा? बताओ बेटा, काव्य, एरी, अक्षिका, अर्पणा, बताओ भैया, बोलते नहीं हो तुम लोग। सर तुम शायद लोग यूवी में ज्यादा क्लोरीनेशन हो। देखो बात सुनो, ऐसा है कि इसका तुम्हें बता ही चुके हैं कि अगर तुमने क्या करा, हेलो एल्केन उठाया, ठीक है, अगर तुमने हेलो एल्केन लिया, सॉरी एल्केन लिया, तो उसका तुम Cl2 सेक्शन करोगे HNO की प्रेजेंस में, तो बेटा तुम्हारे पास यहाँ पे मोनो, डाई, ट्राई एंड पॉली हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। पॉली हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। अभी हम तुम्हें दिखा भी देते हैं। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे? इधर आओ, पीछे आओ, थोड़ा जिंदगी में थोड़ा सा पीछे बढ़ो। देखो इधर, जब तुमने CH4 की रिएक्शन Cl2 से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो ये क्या है? मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। कहने का मतलब जब तुम CH4 की रिएक्शन HNO से कराओगे, किसकी प्रेजेंस में? Cl2 की प्रेजेंस में, सॉरी HNO की प्रेजेंस में, तो मोनो, डाई और ट्राई, पॉली, टेट्रा सब बनेंगे तुम्हारे। लेकिन अगर तुमने यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो सिर्फ तुम्हारे पास मोनो हेलोजिनेशन ही पॉसिबल है। सिर्फ क्या बनेगा? मोनो हेलोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी सेलेक्टिव रिएक्शन होगी और तुम्हारे कौन से मेजर और माइनर वाले दो प्रोडक्ट, दो आइसोमर बन जाएंगे। कौन कौन से? एक तुम्हारा मेजर वाला, यानी कि भैया एक तो तुम्हारा बन जाएगा CH3CH, एक Cl ये वाला, और एक CH3 बेटा ये वाला। और दूसरा तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 एक वाला। ये तुम्हें पता है माइनर होता है और पहला वाला क्या होता है? मेजर होता है। मेजर या माइनर, समझे? तो ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं और तुमने चैप्टर में अपने नहीं पढ़ी, तुम्हें अभी दिक्कत हो रही है। नहीं तो तुम्हें इस टाइम पे चैप्टर रटा होना चाहिए था एकदम फिंगर टिप्स पे कि हम पेपर देने जा रहे हैं और हमें ये रटा होना चाहिए था। तुम्हारे जो एग्जाम हुआ है उससे हम बहुत ज्यादा खुश नहीं है, बाकी टीचर तुम्हारे बहुत खुश है, सब तारीफ भी तुम्हारी कर रहे हैं, हम नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने गलती की है और वो तो गलती एक्चुअली तुम्हें पता भी है तुमने क्या गलती की है। ठीक है, नो मैटर तुम बीमार पड़ गए थे या तुम्हारी पैर टूट गया था या तुम मन नहीं कर रहा था पढ़ने का या तुम्हें समझ नहीं आया, जो भी है, कोई पूछने नहीं वाला तुम्हें। पूछे तभी जाओगे जब तुम पेपर क्वालिफाई कर लोगे, अदरवाइज हम तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी। तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने कोई नहीं बैठा है कि तुमने किस स्ट्रगल को फेस करके पेपर दिया है, कोई सुनने ही नहीं बैठा भाई। और क्यों सुने, हजारों बच्चे पेपर निकाल भी तो रहे। तो ध्यान रखना यार, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम्हारे बहाने, तुम्हारे जो एक्सक्यूजेस हैं या फिर वो रियल भी हो, हम मानते हैं भाई बहुत सारी चीजें रियल भी है, फीवर भी आया होगा, बच्चों को बीमार भी पड़े होंगे, सब कुछ है। किसे पड़ी है और क्यों सुने कोई? हम अगर तुम्हें प्रिपरेशन करा रहे हैं तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि भैया तुम्हारा पेपर निकलना चाहिए। तो समझे? तो पेपर निकालोगे तो याद रखे जाओगे, पेपर नहीं निकालोगे तो कोई याद नहीं रखेगा। तो सीधी सी बात है, जो भी गलतियां करी है लास्ट वाले एग्जाम में इस बार मत करना, हम तुम्हें स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं। कोई टीचर तुमसे कुत्ता भी खुश हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। भूल जाओगे तो आज आज तुम्हारी वाह करेंगे, चलो कोई बात नहीं बेटा, अगली बार हो जाएगा जो हो जाएगा। अगली बार क्या तुम्हें बार बार अटेम्प्ट मिलेगा क्या? तुम्हें पता है पेपर देने बैठे हो तो तुम्हें भी उसका क्राइटेरिया मालूम है कितनी बार तुम दे सकते हो, कितनी बार तुम दे चुके हो। दो ही अटेम्प्ट तो है तुम्हारे पास, दो के बाद अटेम्प्ट थोड़ा दे सकते हो यार। ठीक है, तो तुम्हें मालूम है बहुत अच्छे से तुम्हारा कि तुम्हें कैसे क्या करना है, इसलिए हम तुमसे फिर रिपीट कर रहे हैं, चाहे मेरी बात तुम्हें बुरी लग जाए। तुमने जो इस बार गलती की थी उस गलती को रिपीट मत करना। पहली बात कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल मत करना। अगर कोई क्वेश्चन लगे नहीं आ रहा, छोड़ दो। टाइम बर्बाद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और रिस्क लेने की तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। तुम जो पेपर दे रहे हो 3/4 निगेटिव मार्किंग है उसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा दिमाग से कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। क्वेश्चन पे अगर डाउट आए कि यार इसका ए होगा बी होगा, सब छोड़ दो, जो आते हैं उन्हें पक्का पक्का करो। समझे? और दूसरी बात, अभी भी टाइम है, चैप्टर को रिवाइज करते रहो, मिक्स वाले क्वेश्चन लगाते रहो, और जिन चैप्टर की वेटेज ज्यादा है और तुम्हें लगता है कि हाँ यार तुम सबको पता ही है वेटेज है ना, तो आराम से उनके प्रीवियस लगा लो बैठ के, शांति से, एकदम शांत माहौल से। गाने सुनो,
ठीक है, बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लो, थोड़ा पुशअप करो, पानी खूब पियो, समझे, बॉडी को ऑक्सीडाइज रखो ताकि नींद कम लगे और खूब अच्छे से पेपर दो। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, बाकी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू। ये नोट्स में डाल दूं क्या, चाहिए क्या तुम्हें नोट्स वाले? यस। ठीक है बेटा, डाल देंगे वैशाली। शुभ रात्रि हेमंत भाई। चलो ठीक है, बाय बाय। बाय सर।